एक हमारे रिसर्च रिपोर्ट में देखा गया है कि जो पहले रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में फाइल बहुत सारे पेंडिंग आ करती थी, एक साल बाद आप सेम डे पे बहुत सारा फाइल को आप उसी दिन करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं? मैं एक्चुअली कोशिश करती हूँ कि महीने का फर्स्ट स्टेज पे मेरी टेबल पे एक भी फाइल ना रहे। तो लेकिन ये एक है 26 जनवरी जैसे आज बहुत महत्वपूर्ण देश का दिन है, तो कोशिश करती हूँ कि 25 को सभी फाइल्स क्लियर की जाए। लेकिन इसके लिए मैं सुबह 9 बजे से लगभग काम करना शुरू करती हूँ और अर्ली मॉर्निंग फ्रेश अच्छे से काम कर सकते हो और शाम तक काम करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट करना और मुझे लगता है मैं पहले भी रिज़र्व बैंक में जॉब करके आई हूँ, पिछले 8 साल से महाराष्ट्र में काम कर रही हूँ। बहुत सारा जो है हम उसको डिजिटल करने की भी कोशिश करने वाले हैं, ऑनलाइन करने की कोशिश करने वाले हैं। फाइलें टाइम पर आए और निर्णय लिए जाए। निर्णय लेने में जो झिझक है, जो डर है, वो मुझ में कम है। मैं निर्णय लेने से डरती नहीं हूँ क्योंकि मैं निर्णय नियमों के हिसाब से ही लेती हूँ। तो नियमों के हिसाब से निर्णय लेती हूँ, इसलिए फाइलें क्लियर करने में मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। और यस, हम एटलीस्ट मेरी टेबल पे मैं जीरो पेंडेंसी रखने की कोशिश करती हूँ हर महीने। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि ये जीरो पेंडेंसी का कॉन्सेप्ट हमारे ज़िले में सभी डेस्क पर, सभी डिपार्टमेंट में जाए और वो ये देखें कि पिछले कितने महीनों से वो फाइल लेकर बैठे हुए हैं। हमारे ऑफिस में जो फाइल सिस्टम है उसको बार कोडेड किया गया है, QR कोडेड किया गया है। हम उसको और एडवांस कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में भी विचार किया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा है केसेस डेलीगेशन आप कर सकते हो, बावजूद इसके आप डेलीगेट नहीं करते। आप सारी पावर अपने पास रखना चाहते हो, तो मैंने उसको भी थोड़ा ऑफिस में आने के बाद रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। काफ़ी केसेस जो एक्चुअली तहसीलदार के पास होने चाहिए या SDO के पास होने चाहिए, वो मेरे पास थे। सो एक इफ़ेक्टिव डेलीगेशन, मीटिंग्स, क्योंकि कलेक्टर लगभग 200-250 कमिटीज़ में या तो चेयर करते हैं या सेक्रेटरी होते हैं, तो मीटिंग्स को सब्जेक्ट वाइज एक साथ कर लेना, क्लबिंग कर लेना, ताकि एक ही दिन में एक विषय की, कृषि पे अगर मीटिंग है सो फुल डे कृषि की मीटिंग, बैंकिंग पे मीटिंग है, एनिमल हस्बेंड्री पे है, हेल्थ पे है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे है, सब्जेक्ट वाइज मीटिंग होना। और वो क्लबिंग करके एक ही दिन में 10 मीटिंग, 15 मीटिंग, हर विषय पे सविस्तर चर्चा हो पाती है, आपको सब्जेक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो पाता है। तो इस तरह की कुछ छोटे छोटे प्लानिंग प्लस टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैं ऑफिस के टाइम को लेके बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ कि वक्त पे ऑफिस में आना, वक्त पे ऑफिस से लोगों को भी जाना चाहिए। तो समहाउ ऑफिस हैज़ ऑल्सो अंडरस्टूड। एंड काफ़ी सारे केसेस हमारे यहाँ, बहुत सारी हियरिंग्स होती है जिसमें वकील आते हैं, दिन भर टाइम लेते हैं और आप हर बार एडजर्नमेंट मांगते हैं। तो ये मेरे ऑफिस में जैसे ही मैंने हियरिंग लेना शुरू किया तो वो साफ उनको समझाया गया कि किसी भी केस में 2 से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलेंगे। तो जनरली तीसरी बार में ऑर्डर पास हो जाता है। पहली बार में वो नोटिस वगैरह मिले या नहीं मिले इसके बारे में किया जाता है, दूसरी बार में वो अपना रिटन से सबमिट करते हैं, तीसरी बार आर्ग्यूमेंट और केस क्लोज हो रहे हैं। सो इस तरह से हम एक्सपेडिट करने की कोशिश करें। उसमें कलेक्टर का वक्त बहुत ज़्यादा था, तो वो वक्त अब बचता है, उसी में हम फाइल क्लियर कर पाते हैं। मैम, एक चीज़ और भी है, जब मैं आ रहा था और मैं कुछ लोगों से मिला, कुछ NGO हैं या जो सोशल वर्कर हैं, उन्होंने बोला कि आप मैडम से एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि आप एजुकेशन पे और स्किल डेवलपमेंट पे इस ज़िले में कुछ ऐसा प्लान किए हैं ताकि आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम हो पाए। स्किल डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है ज़िले में, राज्य में, देश में, कि हम स्किल डेवलपमेंट के काफ़ी कोर्सेज़ है बट वो मार्केट ड्रिवन नहीं है। मार्केट की डिमांड कुछ और है और हम सप्लाई कुछ और कर रहे हैं। हमारे ITIs में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो ट्रेनिंग लिंक की जाए। अभी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास कार्यक्रम के तहत और प्रमोद महाजन कौशल्य विकास कार्यक्रम, इस तरह के काफ़ी कार्यक्रम हैं जिनके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो मार्केट की डिमांड क्या है। इस ज़िले में इंडस्ट्री है बहुत बड़े पैमाने पर, तो इंडस्ट्री की डिमांड क्या है उसके हिसाब से स्किलिंग दिया जाए। एजुकेशन, यस, एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो भी अगर प्रशासन करे तो मुझे लगता है स्कूलों में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। आज के दिन हर एक, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान था, उससे पहले कई अभियान थे, तो 2-2, 4-4 किलोमीटर पे 3-3, 4-4 स्कूलें हैं। 10 बच्चों पे एक टीचर, 2 टीचर है। हमें ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन क्या है। क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ टीचर पढ़ाएं तो एजुकेशन है, या एजुकेशन एक एनवायरनमेंट का नाम है।
एक स्कूल जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों जो खेले कूदे पीटी करे साथ में कल्चरल इवेंट्स करे। तो एजुकेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का नाम है, कॉम्प्रिहेंसिवली बच्चे सीखे, इसके लिए स्कूलों का उसमें पट संख्या बढ़ना ज़रूरी है। मैंने इस विषय में हमारे जिला जो एजुकेशन ऑफिसर है उनसे और जिला परिषद के अधिकारियों से भी चर्चा की कि वो हमारी स्कूलों को जो नज़दीक में है उनका मर्जर किया जाए, पट संख्या बढ़ाई जाए, सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए स्कूलों में, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव किया जाना चाहिए। इन चीज़ों पर काम किया जाने वाला है। इसमें CSR की मदद, 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, DPDC की मदद से हम कितना कर सकते हैं वो हम प्रयत्न करने वाले हैं। स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे का कंजम्पशन होता है, हम सारी स्कूलों को सोलर पे शिफ्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। कि अभी आपका जो घर है ये पूरा सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो अभी आने वाले समय में क्या इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं? 100% बिकॉज मैं पर्यावरण पे काम करना हमेशा से पसंद करती रही हूँ और ये सोलर पे हमारा ऑफिस शिफ्ट हुआ है, घर शिफ्ट हो रहा है और इस ज़िले में सभी स्कूलें, सभी आंगनवाड़ियाँ, सभी आरोग्य केंद्र और सरकारी इमारतें हम स्टेजेस में करने वाले हैं। राशन के सारे गोडाउन जो है वो सोलर पे शिफ्ट किए जाने वाले हैं। इसके अलावा भी सरकारी ज़मीन जो रिक्त पड़ी रहती है ग्राम पंचायत हद में या गाँव में, वहाँ पर सोलर की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे ताकि पहला चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है सरकारी ऑफिसेज का वो बिल की बचत होगी। दूसरा हम ग्रिड को एक सोलर के थ्रू कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। तीसरा हम मैसेज देने वाले हैं जनता को भी मेरी आपके थ्रू भी अपील रहेगी कि लोगों को भी अपने घरों में सोलर एनर्जी प्लांट, सोलर एनर्जी के पैनल बिठाने चाहिए जिससे कि ऊर्जा की बचत हो सके। दुनिया भर में जो फॉसिल फ्यूल है वो आने वाले कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाएगा एंड उस दिशा में आज अगर हमने प्रयत्न नहीं किए, भारत वैसे ही फॉसिल फ्यूल पे बहुत डिपेंडेंट कंट्री है, तो सोलर एनर्जी में काम करना और माझी वसुंधरा अभियान जो महाराष्ट्र शासन ने शुरू किया है उसके तहत बड़े पैमाने पर सरकारी कार्यालयों को सोलर एनर्जी पे शिफ्ट किया जाएगा। इसमें कोई प्राइवेट जो प्राइवेट एजेंसियां हैं या फिर जो प्राइवेट घर हैं या फिर जो बिल्डिंग है, सोसाइटी हैं, तो क्या कुछ सब्सिडी मिलने वाली होगी? सोलर के मामले में जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह को जो शिफ्ट किया जाएगा वो शिफ्ट मेडा करके महाराष्ट्र रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी करके एक एजेंसी है, उनके थ्रू ये सोलर पे शिफ्ट किए जा रही है सरकार की सभी बिल्डिंग्स वगैरह। इसके अलावा हम सरकार का कुछ ग्रांट भी देने वाले हैं। प्राइवेट लोग जो सोलर एनर्जी पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्राथमिकता क्षेत्र को लोन मिले ये योजना है, उसके तहत भी बैंकों की तरफ से कोई भी व्यक्ति जो है अगर सोलर एनर्जी पैनल्स वगैरह बिठाने के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आसानी से लोन सभी बैंकों के माध्यम से दिए जाते हैं। तो नागरिकों से मेरी एक अपील रहेगी कि आपका मीटर जो है उस मीटर का कंजम्पशन कम हो जाता है। तो 2 मॉडल है इसमें, एक मॉडल जिसमें आप सोलर पैनल खरीदते हो, आप वो लगाते हो और आप जितना इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से जनरेट होता है वो आपके मीटर में होता है और मीटर में इतना डिडक्शन हो जाता है। दूसरा ये है कि जिसको रेस्को मॉडल कहते हैं जिसमें मेडा के एम्पैनल्ड वेंडर है जो आपके घर पे लगाते हैं। वो उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है बिकॉज ये सरकार की एजेंसी के थ्रू है, कम से कम 60 से 100 मेगावाट का वो होना चाहिए, तो वो उतना छोटे घरों में होता नहीं है, तो इसलिए उनको इंडिविजुअली पैनल लगा के जो फर्स्ट मॉडल मैंने बताया उसमें, बट जिनके भी बड़े खेत वगैरह हैं या बड़ी जगह है खाली पड़ी है उसमें वो रेस्को मॉडल के तहत जिसमें कैपेक्स इन्वेस्टमेंट भी वो वेंडर करता है और वो बदले में आपसे जो एनर्जी जनरेट होती है उसका पर यूनिट सर्टेन चार्ज लेता है जो काफ़ी सब्सिडाइज्ड है जो आज के दिन पे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज दिया जाता है। सो वो हार्डली 2.5 रुपी पर यूनिट है। तो दोनों तरह से नागरिक सोच सकते हैं, जिनके पास बड़ा स्पेस अवेलेबल है वो रेस्को मॉडल में जा सकते हैं, जिनके पास छोटा स्पेस अवेलेबल है वो खुद करे लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत बैंकों से लोन लेके कर सकते हैं। एक पर्सनल लेवल पे एक IAS बनने का सफ़र आपका कैसा, जो यंग जनरेशन है उनको आप कैसे मैसेज देंगी? क्योंकि आप एक IAS बनना और जो लोग देखते हैं कि एक VIP कल्चर, हमने देखा है कि आप सुना है कि आप पैदल भी जाती हैं, तो फिर वो आपके अंदर वो VIP कल्चर क्यों नहीं आया एक IAS बनने?
नहीं, पहली चीज़ आईएएस बनने का सफ़र। मैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती थी जब मेरी सिस्टर का इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ, और हमेशा से मेरी ये इच्छा थी कि मैं सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ काम करूं। तो मेरी सिस्टर ने भी मुझे मोटिवेट किया, और उसके बाद जब मैं रिज़र्व बैंक में जॉब कर रही थी, आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट चाइल्ड, तब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। और मेरा बेटा जब 1 साल का था तब मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में हुआ। बट ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इन लॉज ने सपोर्ट किया। और दूसरा बात वीआईपी कल्चर, मैं पर्सनली मानती हूँ कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, सबके सब। नॉट दैट बिकॉज़ ये तो ऑफिस नज़दीक है इसलिए मैं वॉक करके जाती हूँ, बट कभी वॉक्स करके जाती हूँ, कभी गाड़ी से चली जाती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कितना आपके पास वक्त है। बट वीआईपी, ये जो गाड़ी पे बत्ती लगाई जाती थी पहले, या गाड़ी, ये उस व्यक्ति का नहीं है, ये बेसिकली पद को दर्जा दिया जाता है। वो गाड़ी डिफरेंट क्यों है, पुलिस प्रोटेक्शन क्यों है, कई बार लोगों को लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, बट सच ये है कि बिकॉज़ आपके पास इतने तरह के काम हैं और इतने तरह के निवेदन आते हैं, मोर्चे हैं, इस कारण से ये सुविधाएं दी जाती है बिकॉज़ आप अल्टीमेटली शासन की अथॉरिटी जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू दिखाई जाती है। वीआईपी बिल्कुल नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वीआईपी कल्चर का मतलब ये था, जो आम लोग हैं उनके लिए आपका बिल्कुल आप सबसे मिलती हैं, उनके लिए कोई आपको उनको परमिशन या बहुत ज़्यादा कि कलेक्टर मैडम से मिलना है तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो उनके लिए बहुत ऐसा लगता है कि आप पूरा वीआईपी कल्चर आप फॉलो नहीं करती हैं। जैसे कि एक मिलना होता था, 1 महीना बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, इसके बारे में मैंने जैसा कहा कि हम लोग पहले सर्वेंट हैं और पब्लिक के सर्वेंट हैं। वैसे भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो इनमें 3 चीज़ें हैं। ना तो आपको ये भूलना है कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, तो आपको भारत के हर नागरिक की सेवा के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा प्रशासन करने के लिए तैयार रहना है। सर्विस, तो सर्विस के हेतु से सेवा का ध्येय सामने रख के करना है। जब सेवा का ध्येय है तो आप पब्लिक को ही सबसे बड़ा मान देते हो। तो यस, जैसे मैं जिस दिन ऑफिस में बैठी रहती हूँ, उस दिन जितने विजिटर मेरे से मिलने आते हैं, पहले अपॉइंटमेंट लिया नहीं लिया ये फ़र्क नहीं पड़ता। पहले अगर कोई अपॉइंटमेंट लेकर आया तो ऑब्वियसली उसको पहले अटेंड किया जाता है बिकॉज द पर्सन हैज़ टेकन एफर्ट। बट हर व्यक्ति जब तक लास्ट विजिटर मेरे ऑफिस में है मैं तब तक उन सबसे मिलती। और मैंने ये निर्देश मेरे साथ काम करने वाले सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी दिया है कि पब्लिक को अटेंड करें, पब्लिक के क्वेश्चन सुने। ऐसा होगा कि अगर 100 लोग आए हैं तो उनमें से 20-25 बिल्कुल शायद आवश्यक काम से आए हैं। अगर उनमें से 50 के भी काम हो जाते हैं तो उनकी तकलीफ कम है। और हम सब यहाँ जनता की सेवा के लिए हैं। सर्विस में आज जो है डिफेंस सर्विसेज में लोग हैं जो महीना भर की छुट्टी लेकर आते हैं, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में 10 ऑफिसेज के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए विशेष रूप से सबको निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांग व्यक्ति, अगर आपके ऑफिस में लिफ्ट नहीं है, मेरे ऑफिस में लिफ्ट नहीं है, अभी हम लोग जल्दी ही उसमें लिफ्ट का काम भी करवाने वाले हैं ताकि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति किसी भी फ्लोर पे आराम से अधिकारी से जाके मिल सके। अगर लिफ्ट नहीं है तो आप नीचे उतर के जाएं और दिव्यांग व्यक्ति को अटेंड करें। इस तरह की सूचनाएं दी गई है एंड आई एम श्योर प्रशासन आने वाले दिनों में और अधिक संवेदनशील होकर जन सेवा, जो हमारा सबका ध्येय है और जिसके लिए हम प्रशासन में आए हैं, वो निश्चित तौर पर लोगों को भी ये अनुभव होगा कि प्रशासन और संवेदनशील और गतिमान हुआ। देखा गया है कि आफ्टर मैरिज बहुत सारे लोग अपने करियर में ब्रेक ले लेते हैं। आपका तो एक चाइल्ड होने के बावजूद आप इतना मेहनत की, तो अभी ये जो आप एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप दें कि आप आफ्टर मैरिज भी अपना करियर बना सकती हैं, तो आपको इतना टाइम कैसे मिला, आप कैसे प्रिपेयर किया? यस, ये भारत में बहुत होता है। लड़कियों को अक्सर लगता है कि शादी हो गई, लड़कियों को, समाज को, उनके परिवार को, कि उसके बाद अब कुछ ज़रूरत नहीं है, बच्चे हो गए, अब तो सब कुछ हो गया, जैसे ज़िंदगी का अंत हो गया। तो ये तो किसी को नहीं सोचना चाहिए। रादर मैं आपके थ्रू सभी व्यूअर्स से भी अपील करना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी को
शादी को अंतिम पड़ाव नहीं मानना चाहिए, बच्चों को अंतिम पड़ाव नहीं मानना चाहिए। जब तक जिंदगी है तब तक उसको खुलकर जीना चाहिए और आपके जितने भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए निश्चित तौर पे कोशिश करनी चाहिए। आज भी जो भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, अगर आपने अपने कॉलेज में, स्कूल में कुछ सपना देखा था कि आप ड्रेस डिज़ाइनर बनेंगी, आप पेंटर बनेंगी, आप आर्टिस्ट बनेंगी, आप लेखक बनेंगी, आप जर्नलिस्ट बनेंगी, अगर आपने अपना सपना सिर्फ इसलिए रोक दिया है कि आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। आई एम श्योर आपके लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे सपोर्ट किया और आज तक करते आए हैं। और आपके बच्चों को भी आप पर गर्व होगा जब आप अपने पाँव पे खड़ी होंगी, अपने सपनों को पूरा कर रही होंगी। जब आप अपने सपनों को पूरा कर रही होंगी, आप खुश भी होंगी और आप एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी रिश्तेदार, एक अच्छी मित्र बन पाएंगे। जब आपके मन में घुटन होगी तो आपके परिवार में भी घुटन आएगी। तो मेरी निश्चित तौर पे अपील रहेगी कि अपने जीवन का अंतिम पड़ाव शादी को ना समझे, ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ज़िद्द रखें, जद्दोजहद रखें और जुनून रखें। हम एक यंग जनरेशन आज के समय पे पब और बाकी पार्टियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने लाइफ का जो करियर है कैसे मैनेज करें, कैसे बनाएं हो? ये एक्चुअली वक्त ऐसा होता है जब व्यक्ति को लगता है कि ज़िंदगी शायद 20 से 25 के बीच में ही रहेगी। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली 25 के बाद 30 भी आता है, 35 भी आता है और अगर आपने सही टाइम का सही इन्वेस्टमेंट, टाइम का सही मैनेजमेंट नहीं किया तो एक वक्त के बाद रिग्रेट्स रह जाते हैं। तो मेरी युवाओं से मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी कि पार्टी ना करें, रादर मैं ये कहूँगी कि वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। सो पहले काम करो, जम कर काम करो। जो सपना आपने अपनी ज़िंदगी को लेकर देखा है, आपको आर्किटेक्ट बनना है, आपको पॉलिटिक्स में आना है, एनीथिंग, वट एवर ड्रीम यू हैव चेरिश्ड फॉर योरसेल्फ, वर्क हार्ड फॉर दैट एंड द मोमेंट यू गेट दैट ड्रीम फुलफिल्ड, उसके बाद पार्टी करो। बट आज ये जो नया शुरू हुआ है कि हर वीकेंड पे ही पार्टी करना है, हर बात पे ही पार्टी करना है, प्लस अपने करियर को लेके सोचना नहीं है कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो। आप ट्रेडर बनो, बिजनेसमैन बनो, बट आप अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। एक वक्त आएगा जब आपकी परिवार होगा, आपको घर बसाना होगा, घर में सब चीज़ें करनी होगी और वो सब चीज़ों पे आप अगर वक्त पे नहीं सोचेंगे तो एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में आगे जाके बहुत सारी तकलीफ आने वाली है। सो एज द मोमेंट हम ये कहते हैं कि 18 साल का होते ही व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार मिल जाता है, इसका मतलब वो ये तय कर सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, भारत में राज्यों के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। 18 साल पे आपको इतना बड़ा अधिकार मिलता है, आपको निश्चित तौर पर ये सोचना चाहिए कि आप अपने जीवन में खुद को क्या बनता हुआ देखना चाहेंगे और उस दिशा में काम करना। ये सभी युवकों को, सभी युवतियों को सोचना चाहिए। ये एक ऐसी एज होती है जिसमें ज़रूर पार्टी करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपने बैलेंस नहीं किया वर्क और लाइफ में, आगे जाके आपकी लाइफ रुइन हो सकती है। तो दोनों को बैलेंस करें, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, ये दोनों चीज़ साथ में रखें। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ लाइफ को फ़न समझें, क्योंकि फ़न ये अल्टीमेटली इसमें फैमिली, फ्रेंडशिप, फन, करियर, सारी चीज़ों का एक अच्छा बैलेंस, संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और ये उसी एज से समझ में आना चाहिए। आप बोल रही हैं कि वर्क लाइफ बने, लेकिन आप सुबह से मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जब भी वक्त मिले, इनफैक्ट मेरा फ़ाइल क्लियर करने का भी तरीका यही है कि मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लासेस होती है, उस समय वो क्लास ले रहा होता है और मैं वहीं पे बैठी बैठी फ़ाइल्स निकाल रही होती हूँ। तो मैं मेरे बेटे की पढ़ाई कैसे चल रही है वो देख लेती हूँ। बाद में भी शाम में आने के बाद अगर कुछ अर्जेंट फ़ाइल आई हुई है तो उसका होमवर्क देते हुए करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट, बहुत लेट नाइट तक काम करना इज़ नॉट माई वे ऑफ वर्किंग। मैं इनफैक्ट टाइम पे ऑफिस में आना और टाइम पे ऑफिस छोड़ना ये निश्चित करती हूँ। और जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे निर्णय, बहुत सारा फाइल जो होता है वो बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, बावजूद इसके ऑफिसर उसको लिंगर करते रहते हैं, क्योंकि मैं हर दिन निश्चित वक्त में काम करती हूँ, इसलिए वर्कलोड भी अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाता है। एंड आई हैव अ सपोर्टिव फैमिली, तो हम जब वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करते हैं। एंड मेरा ये मैसेज इनफैक्ट सब लोगों से रहेगा जिनको ये लगता है कि क्योंकि आज मैं IAS में हूँ, एक दिन मुझे रिटायर होना है, रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ बैठना है, परिवार के साथ वक्त बिताना है। सो वन शुड नेवर एवर मिस आउट ऑन इट। Everybody should try to give equal and the proportionate time to work and life both.
जब यहाँ निसर्ग साइक्लोन आया था तो 4 दिन तक मैं ना सोई थी ना परिवार से मिली थी। सिर्फ जनता के काम हमने देखे, जनता कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, लोगों की कैजुअलिटी रोकी जाए। महाड़ के बिल्डिंग कोलैप्स में 3 दिन हमने वहाँ पे रह के सारा कुछ करवाया। लेकिन अन्यथा जब सर्वसाधारण परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की दृष्टि में मेरा पूरा फोकस है। जाना जाता है क्वेश्चन है, प्लास्टिक फ्री करने का आपका बीएमसी का भी था। रायगढ़ को हम लोग कब देखेंगे कि ये प्लास्टिक फ्री हो गया? ये तब देखेंगे। मैंने बीएमसी में भी बहुत इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब उस समय वो जून से लेके अक्टूबर तक मुहिम चलाई थी प्लास्टिक बंदी की, और काफ़ी यशस्वी उस समय रही थी। और बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा दिखा था कि लोग दुकानों में भी कपड़े का बैग लेकर जा रहे हैं या बदले में उनको कपड़े का बैग मिल रहा है। आज भी मुंबई में काफ़ी हद तक लोग कपड़े का बैग इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। रायगढ़ में भी मैं जब से आई हूँ तब से प्लास्टिक को लेकर मेरी सभी नगर परिषदों को, महानगर पालिका, उन सबको संवेदनशील किया जा रहा है। प्लास्टिक का के ऊपर फ़ाइन जो है वो जो लागू करने के लिए हम कार्य करने वाले हैं। प्लास्टिक का वेस्ट सेग्रीगेशन करने पे और उसका वेस्ट रिसाइकलिंग करने पे फोकस रहने वाला है। इसके अलावा मैं इस ज़िले की प्रशासन की जिलाधिकारी होने के नाते मैं बारंबार अपने व्यवहार के थ्रू लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप बुके का इस्तेमाल बंद कर सकते हो। आप अगर किसी को पौधा दे रहे हो तो उस पर अन्यथा रैपिंग बंद कर सकते हो। इनफैक्ट प्लास्टिक से अगर रैप किया हुआ बुके होता है तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। आई रिजेक्ट इट। भले ही लोगों को लगे कि मैंने शायद थोड़ी एरोगेंस दिखाई, बट उसमें एरोगेंस का हेतु नहीं होता। हेतु यही होता है कि आप व्यर्थ में आपको फूल देकर किसी का सम्मान करना है, तो मैं आपके थ्रू भी कहना चाहूँगी कि आप फूलों को बांध के, एक धागे से बांध के दे सकते हैं। उसमें जो अन्यथा बहुत सारा प्लास्टिक, नीचे प्लास्टिक का छोटा सा बर्तन, वो सब वेस्ट जनरेट करता है और इस तरह का वेस्ट जनरेट ना किया जाए। हम सारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी कोशिश करने वाले हैं कि वहाँ पर भी कम से कम 5-5, 10-10 ग्राम पंचायत पे एक वेस्ट कलेक्शन सेंटर, वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर वगैरह किया जाए। और उनके लिए सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से डंपिंग ग्राउंड और वेस्ट सेग्रीगेशन सेंटर्स को जगह दी जा रही है। हमने हमारी 15 में से लगभग 7 नगर पालिकाओं को अभी पिछले साल भर में वेस्ट डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह दी है। बाकी जो है, जैसे उरण में काफ़ी डंपिंग ग्राउंड का प्रश्न उठता रहता है, पनवेल में कचरा डिपो का प्रश्न है, तो वहाँ पर भी लैंड अलॉट की जाने वाली है। सरकार की तरफ से हम ज़मीन वहाँ देने वाले हैं। और इस चीज़ पे प्लास्टिक, कचरा, सिंगल यूज़ आइटम्स, इनफैक्ट जिस वस्तु का इस्तेमाल हम सिर्फ एक बार करते हैं और फिर डाल देते हैं, उन सब का इस्तेमाल कहीं ना कहीं नागरिकों को कम करना चाहिए। और माझी वसुंधरा अभियान जो अभी महाराष्ट्र शासन ने लॉन्च किया है, उसके तहत इन सब मुद्दों के मद्देनज़र बड़े पैमाने पर हम जनता को अवेयर करने वाले हैं। ऑलरेडी काफ़ी कार्य हमने किया है। वृक्षारोपण के काम बारंबार किए जा रहे हैं, सोलर के काम किए जा रहे हैं, प्लास्टिक बंदी पे कर रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में ठहराव लिए जाने वाले कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करेंगे। लेकिन जैसा मुंबई में हुआ कि हमने बहुत ज़ोर से इम्प्लीमेंट किया, बट लोगों का सहभाग, लोगों को ये कभी नहीं देखना चाहिए कि वहाँ कोई कलेक्टर करेगा या कोई एक ऑफिसर करेगा। ये चीज़ जो है स्वतः के स्वभाव में, व्यक्ति अपने स्वभाव में ये बदलाव लाए कि आप घर से निकल रहे हो तो एक कपड़े का बैग लेकर हाथ से निकलो। और ऐसा कोई भी चीज़, चाहे वो शैम्पू है मान लीजिए, तो शैम्पू के सैशे जो होते हैं उसको कट करते समय थोड़ा कट कीजिए, ताकि वो छोटा सा जो ट्रायंगल आप कट करते हैं वो कचरा कभी कलेक्ट नहीं हो सकता है। और वो कलेक्ट नहीं हो सकता है तो अल्टीमेटली डंपिंग ग्राउंड की बात कभी समंदरों में जाता है, मत्स्य जीवों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो छोटी छोटी संवेदना अगर आप रखेंगे तो पर्यावरण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और जब हम रखेंगे तो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होगा। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि एक बार स्कूल्स ओपन होने के बाद हम नई पीढ़ी को पर्यावरण को लेकर विशेष रूप से संवेदनशील बनाएं, क्योंकि वो एक पीढ़ी जब पूरी तरह से समझ जाएगी कि ये इस वस्तु का इस्तेमाल हमें कम से कम करना है। प्लास्टिक एक अच्छी वस्तु है क्योंकि ये ड्यूरेबल है, लंबा चलता है, बट उसी को हमने हर चीज़ में प्लास्टिक रैपिंग करके आज एक भस्मासुर का रूप दे दिया है। तो इस भस्मासुर को कंट्रोल में करना जरूरी है, इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करना है, कर भी नहीं सकते, प्लास्टिक तो है ही, लेकिन प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ है उसको सिर्फ ख़त्म करना है।
डिस्पोजेबल प्लेट थर्मोकॉल की आती है, वो थर्माकोल को 500 साल लगते हैं डिस्पोज ऑफ होने में पर्यावरण में, और वो तब तक बहुत सारे समुद्री जीवों को, गायों को, उनकी मृत्यु का कारण बनता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से नई पीढ़ी को और पॉलिटिकल लीडरशिप जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में, वो इस विषय को लेकर एक्चुअली दिल से सोचना और अपने व्यवहार में बदलाव लाके नागरिकों के व्यवहार में बदलाव का कारण है। और जब नागरिक बदलेंगे तो देश बदलेगा, तो जिला बदलेगा। ये थी IAS निधि चौधरी की। और बहुत जल्द आप नवी मुंबई में बनवेल एरिया जो अपना MIDC है, नदी साफ होते हुए देखेंगे। जो पॉल्यूशन का एरिया जो है, जो पॉल्यूशन का जो पॉल्यूटेड है, जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स जो हमने पहले दिखाया था, उस आदि इंडेक्स में कमी आने वाली है। बहुत ही जल्द जो नदी का साफ होने का काम शुरू होने वाला है, और जब ये काम शुरू हो जाएगा तो उस वापस से हम मैडम आपसे मिलेंगे, और इसके बारे में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये आपको हम जरूर दिखाएंगे। थैंक यू मैडम, थैंक्स।